हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के इस ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जोरहाट, अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा जो है वो है मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, हम गैसेस को कैसे कैसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि एयर है। एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, देयर आर सो मेनी मेथड्स टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। उससे पहले हम जो ट्रिक्स की बात करते थे, ऐसा कुछ हम जो कहते थे कि हम बात करेंगे, वही मैं बात करूंगा। कुछ ट्रिक्स और कुछ टिप्स मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं, हमने बेटा जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा था। जूल थॉमसन इफेक्ट आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड एक बात बता दूं मैं आपको। जूल थॉमसन इफेक्ट काम कहाँ आता है? बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। आप देखते हैं घरों में एसी लगे होते हैं, एसी कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं। आप ये भी जानते हैं उसके अंदर कंप्रेसर होता है, जानते हैं उसके अंदर कंप्रेशर होता है। आप ये भी जानते हैं उसके अंदर गैस होती है, एसी के अंदर गैस भरी जाती है, जिसको आप नाम देते हैं क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो अच्छा नहीं माना जाता एनवायरनमेंट के लिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो गैस का क्या रोल है एसी के अंदर, और वो कैसे कूलिंग करती है? और यहाँ जूल थॉमसन इफेक्ट कहाँ से आ गया? जूल थॉमसन इफेक्ट से कूलिंग होती है, याद है? जूल थॉमसन इफेक्ट से कूलिंग होती है। जब गैस अचानक हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाती है तो गैस ठंडी हो जाती है। बस यही जुगाड़ है उसके अंदर। किसके अंदर? एसी के अंदर। एसी के अंदर दो अलग अलग जोन होते हैं, दो अलग अलग जोन होते हैं। एक हाई प्रेशर पे होता है, एक लो प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे जो होता है, एसी के अंदर दो कॉइल्स होती हैं, एक आगे जहां हवा हमारी तरफ आती है, और एक पीछे जहां से हवा एसी पीछे फेंकता है, बाहर बाहर फेंकता है। ठीक है, वो पीछे गर्म होता है और आगे ठंडा होता है। पीछे हाई प्रेशर होता है और आगे लो प्रेशर होता है। कंप्रेसर वो हाई प्रेशर बनाते रहता है, और हाई प्रेशर से गैस जो है अचानक लो प्रेशर में आती है तो ठंडी हो जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है, और उससे ठंडी हवा हमें मिलती रहती है। सीएफसी नहीं आती है एसी से, सीएफसी निकल के बाहर नहीं आती है। सीएफसी केवल आगे वाले को ठंडा करती है और पीछे वाले को गर्म करती है। वो बस हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से फिर कंप्रेसर उसको खींच के हाई प्रेशर में भेज देता है, हाई प्रेशर से फिर वो अचानक से लो प्रेशर में जाती है। ऐसे ही चलता रहता है ये सिस्टम। और इसमें इन्वर्जन टेम्परेचर का भी रोल है बच्चों। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है? इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे जो है, इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो कूलिंग होगी, और ऊपर अगर हो रहा है तो हीटिंग हो जाएगी। मतलब कहा जाता है ना कि जो नॉर्मल एसी जो हैं, जो यहाँ काम करते हैं, वो डेजर्ट्स में काम नहीं करते। जैसे अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लिए स्पेशल अलग एसी बनते हैं। यहाँ वाले एसी वहाँ हीटिंग करने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो वो उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर हो जाएगा, और इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर हो जाएगा तो गैस की कूलिंग ना होकर क्या हो जाएगी? हीटिंग हो जाएगी। या ये हो सकता है कूलिंग हो ही ना, और बहुत टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अगर बहुत गर्मी हो जाए तो एसी भी काम करना कम कर देते हैं, है ना? एसी का काम हल्का हो जाता है। एसी से रिलेटेड ऐसी कुछ बातें हम करेंगे, ठीक है? ऐसी ही हम बातें करेंगे। और इसी का रिलेशन है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज में। जूल थॉमसन इफेक्ट को यूज़ करके हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज करते हैं। तो ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट को लेके ही हम जो है ये बात करेंगे सारी। तो इससे पहले आज की टिप्स, ठीक है? आज की टिप्स मैंने एक वीडियो में आपको बताया था बेटा कि जो प्रेशर है बड़ा कंफ्यूजिंग है। प्रेशर की यूनिट्स बहुत सारी हैं। प्रेशर की यूनिट्स क्या क्या हैं बेटा? बहुत सारी हैं, ठीक है? कई हैं। ओके, तो उन सारी यूनिट्स में कैसे याद रखा जाए? तो जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, एक पेज में नोट कर लेना बढ़िया से, और जहाँ पे सोते हो ना, ठीक है, वहाँ पे उस पेज को चिपका देना।
जो भी याद रखने की चीज़ है ना, मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ इनके साथ भी ऐसा ही करो। आप एक एक पेज में नोट करो और जहाँ पे सोते हो वहाँ कहीं चिपका डालो आसपास, ठीक है, अच्छा सा लिख के। और सुबह उठते ही सबसे पहले उसी को भगवान की तरह नमस्ते करो, ठीक है, और शाम को फिर नमस्ते करके सो, याद हो जाएगा, ठीक है। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है। और पास्कल, 1 पास्कल, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, नोट कर लीजिए। 1 पास्कल जो है वो इजिकल्स टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इजिकल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर इजिकल्स टू क्या होता है? प्रेशर इजिकल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो गई, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी एसआई यूनिट्स हैं। आपसे पूछा जाए कि एसआई यूनिट क्या है तो पास्कल है, एसआई यूनिट क्या है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी एसआई यूनिट ही है, ठीक है। तो दोनों ही ये जो है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट आती है 1 mmHg। एमएमएचजी क्या है इसको समझिए। एक सबसे पहले जो बैरोमीटर डेवलप हुए वो मरकरी बैरोमीटर थे। मरकरी बैरोमीटर क्या थे? इनमें ऐसे इधर मरकरी फील्ड रहता था और मरकरी पर एयर का जो प्रेशर पड़ता था उस प्रेशर की वजह से इसमें मरकरी जो लिक्विड होता है उसका लेवल यहाँ ऊपर चढ़ता है, ऊपर को चढ़ता जाता है मरकरी का लेवल। और यहाँ पे स्केल लगी रहती है मिलीमीटर में, तो जितना मरकरी ऊपर चढ़ जाती है और एच हम यूज करते हैं, जितना सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गई, जितना मिलीमीटर ऊपर चढ़ गई, तो उसको आप क्या कह देते हैं? एमएमएचजी में, ठीक है। ये मरकरी बैरोमीटर की यूनिट है। तो एमएमएचजी, 1 mmHg इक्वल्स टू 1 टॉर। 1 टॉर याद रखेंगे, 1 mmHg इक्वल्स टू 1 टॉर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 1 mmHg इक्वल्स टू 1 टॉर। अब 1 टॉर, टॉर का मतलब क्या है ये भी कई बार पूछा जाता है। टॉर का मतलब है टेरिसोली। टेरिसोली साइंटिस्ट थे जिनने एमएमएचजी वाले बैरोमीटर पे काफ़ी काम किया था, तो उनकी रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट को, एमएमएचजी को टॉर नाम दिया गया, 1 टॉर, ठीक है। तो 1 टॉर, 1 mmHg इक्वल्स टू 1 टॉर, और 1 टॉर इक्वल्स टू 133.3 पास्कल। 133.3 पास्कल। 1 टॉर इजिकल्स टू 133.3 पास्कल, याद करेंगे। 1 टॉर इजिकल्स टू 133.3 पास्कल। अब और बात आती है, एक यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, एटीएम। एटीएम, स्टैंडर्ड प्रेशर इज टेकन एज 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब 1 atm को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें पास्कल में, किलो पास्कल में और बार में, ठीक है, बार में, तो जो 1 atm इजिकल्स टू होता है वो होता है 101.3 किलो पास्कल। किलो पास्कल इजिकल्स टू 1 एंड 1 atm इजिकल्स टू 1.013। ये फिगर्स वही हैं, 0.2 प्लेस आगे जाना है, याद रखेंगे। फिगर्स वही हैं, 0.2 प्लेस आगे जाना है। इजिकल्स टू बार, 1 atm 1 बार आप ले सकते हैं मोटा मोटी तौर पे, मोटा मोटा लेना है तो 1 atm 1 बार ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, 1.013 बार होता है, यानी कि बार छोटी यूनिट है और एटीएम बड़ी यूनिट है। 1 atm होगा तो उसमें बार कितना आ जाएगा? 1.13, ज़्यादा आएगा, ठीक है। ज़्यादा कब आएगा? क्योंकि बार छोटा है, कम को भी ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। 1 atm इजिकल्स टू 760 mmHg इजिकल्स टू 760 टॉर। 760 टॉर मीन्स टेरिसोली, ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा एक और है 1 बार। 1 बार इजिकल्स टू 10 to the power 5 पास्कल। 1 बार इजिकल्स टू 10 to the power 5 पास्कल। ये बेटा बहुत अच्छे से वीडियो को रोक लो और वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कर लो, क्योंकि बिना ये याद रखे आप किसी कंपटीशन में फाइट कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स को, ये भूल जाइए। गैसेस स्टेट का न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसी से उलझाते हैं आपको, इसी में उलझाएंगे,
यही उलझन होगी आपको। ठीक है, अगर ये चीज़ें क्लियर हैं, आपको ढंग से याद है, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली ये टिप क्या, ये एक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन है, आपको मिल तो कहीं भी जाती, लेकिन एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके मैं आपको दे रहा हूँ तरीके से। ठीक है, एक और यूनिट होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक पीएसआई भी यूनिट होती है। पीएसआई प्रेशर पर स्क्वायर इंच। ठीक है, प्रेशर पर स्क्वायर इंच भी होती है, अब बात नहीं करेंगे, बहुत हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पीएसआई से नहीं आते हैं। खैर वो टेक्निकल इंजीनियरिंग में यूज होती है ज़्यादातर। पीएसआई जो है वो टेक्निकल फील्ड्स में, यानी कि प्रैक्टिकली यूज होता है, न्यूमेरिकली नहीं, प्रैक्टिकल वर्क्स में यूज होता है पीएसआई। जैसे टायर में हवा भरते हैं ना, उसका प्रेशर जो चेक करते हैं, मीटर जो होता है उसका, बैरोमीटर जो होता है, वो पीएसआई में प्रेशर बताता है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन gases. What are methods of liquefaction of gases? There are basically, और है वैसे, लेकिन बेसिकली हम 3 मेथड्स की बात करेंगे। पहला है आपका जो है फैराडे मेथड, दूसरा है लैंडीज मेथड एंड तीसरा है क्लाउड्स मेथड। फैराडे मेथड, लैंडीज मेथड एंड क्लाउड्स मेथड। तो पहला मैं बात करूं फैराडेज मेथड। मेथड, फैराडेज मेथड में क्या होता है, आप जानते होंगे बेटा, कभी आइसक्रीम खाई है? खाई है ना। आइसक्रीम वाले ठेले वाले आजकल तो बड़े वीआईपी होते हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले होते हैं, लेकिन पुराने आइसक्रीम वाले जो डब्बे होते थे ना, वो क्या करते थे, लेयर होती थी और उसमें बाहर से वो बर्फ़ लगा के लाते थे, अंदर आइसक्रीम लगी होती थी, बाहर से आइस लगाते थे और उस आइस को लगाते थे और आइस में नमक मिला देते थे, आइस में सॉल्ट, नमक मिलाया जाता था। अब ये फैराडेज मेथड है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आइसक्रीम वाला भी फैराडे मेथड जानता है, हालांकि वो गैसेस को लिक्विफाई नहीं करता है, कर नहीं सकता क्योंकि उतना टेक्निकलिटी नहीं है, लेकिन कूलिंग करके वो आइसक्रीम को गलने से बचा देता है। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या होता है कि इस मेथड में बहुत सिंपल सी मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, आइस लेते हैं और आइस के साथ हम कोई सॉल्ट, सूटेबल सॉल्ट, अच्छे से, वो डिपेंड करता है आपको कितना लोअर टेम्परेचर चाहिए, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आइस के साथ हम सूटेबल सॉल्ट ले लेते हैं और एक बेंट ट्यूब लेते हैं जो सील्ड होती है और इसके अंदर रिएक्टेंट ले लेते हैं, ऐसे रिएक्टेंट जिससे गैस क्या होनी है, प्रोड्यूस होनी है गैस, ताकि हम गैस प्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट रखेंगे, इसको जब आप हीट करोगे तो हीट करने से गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और वो गैस किधर जाएगी, इधर, और इधर आपने क्या लगा रखा है, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम आपका क्या है, कूलिंग सिस्टम है आइस प्लस सॉल्ट, आइस प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो आइस प्लस सॉल्ट होता क्या है, आइस, आइस ही नहीं बनी रहनी चाहिए, आइस पिघल जानी चाहिए, तब ये ज़्यादा ठंडा होगा। आपको लग रहा होगा आइस आइस ही बनी रहे तब ये ज़्यादा ठंडा होगा, साइंस ये नहीं कहती। साइंस ये कहती है कि जब ये आइस पिघलने लगेगी ना, तब यहाँ ठंडक ज़्यादा पैदा होगी। क्यों पता है बेटा, अभी बात करते हैं, बहुत आसान है। देखिए आइस है, आइस से वाटर बनेगा। ठीक है, आइस से क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में हीट देनी पड़ती है या लेनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ेगी। यानी ये कहीं ना कहीं से इसको हीट चाहिए आइस को मेल्ट होने के लिए। जहां से ये हीट लेगा वहां टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। यानी कि ये ट्यूब इसके अंदर डुबाई हुई है, जब ये मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी, तो मेल्ट होने पर ये इधर से हीट ले लेगा और ये ट्यूब और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा ये अपने इधर उधर जहाँ से मिलेगी। तो ये आइस की मेल्टिंग से तो कूलिंग होती है। कैसे कूलिंग होती है, मेल्टिंग से। अब एक चीज और देख लें, ठीक है, एक तो मेल्टिंग से कूलिंग हो रही है, अब इतनी कूलिंग से भी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। यहाँ पे सॉल्ट का क्या काम है, जब सॉल्ट किसी लिक्विड में घुलता है, सॉल्ट या कोई भी सॉल्यूट लिक्विड में घुलता है, सॉल्ट घुला, वाटर में ही घुला, तो ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक होती है।
मतलब नमक को आप पानी में घोलिए, पानी थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घुलने में भी एनर्जी चाहिए होती है, तभी तो हमें हिलाना पड़ता है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी कहाँ से, सराउंडिंग से लेगा। तो सराउंडिंग क्या है, ये है। तो यानी कि दो चीजों में एनर्जी एंडोथर्मिक हो रही है, एक तो मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक है, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, दिस सॉल्ट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ जो सॉल्ट हो रहा है उसमें भी एंडोथर्मिक हो रहा है, तो बहुत लो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो सकता है इससे, काफी लो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है, और यहाँ आपकी गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, लिक्विड बन जाती है, लिक्विड गैस। दिस इज वेरी सिंपली Faraday's method, but all gases cannot be liquefied by this method because very low temperature cannot be achieved by this method. बहुत नीचे का टेम्परेचर नहीं हो सकता इससे, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड आपकी क्या है बच्चे, नेक्स्ट मेथड है आपकी लैंडीज मेथड। लैंडीज मेथड में हम बात करते हैं क्या होता है, बिल्कुल एसी वाला प्रोसेस लैंडीज मेथड में होता है, ठीक है। लैंडीज मेथड इन दिस मेथड, अब मैं तुम्हें जो एसी का खेल बता रहा था उसको समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए अब ये है कंप्रेसर, ये क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर जो हाई प्रेशर पैदा करता है, हाई प्रेशर बना सकता है। जैसे टायरों में हवा भरते हैं ना बेटा, टायरों में हवा भरने वाले तो देखे ही होंगे, वो हवा भरने का एक बड़ा सा ड्रम होता है, वो ड्रम के ऊपर एक इंजन लगा होता है, वो इंजन क्या करता है, वो कंप्रेसर ही होता है, बाहर की हवा को खींच के हाई प्रेशर पे उस ड्रम के अंदर भरता है और उसी से फिर टायर में भर दी जाती है वो हवा, वो कंप्रेसर है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वैसा ही एक कंप्रेसर यहाँ पे लगा होता है, ये इधर की हवा को खींच के इधर की, बाहर से ये एयर ले ले। लैंडीज मेथड जो है ये एयर को लिक्विफाई करने के लिए थी, एयर को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकने में पॉसिबल थी, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये है कूलिंग सेक्शन, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन लगा होता है, कुछ ठंडा करने के लिए, कुछ रेफ्रिजरेशन, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ कंप्रेसर लगा है, इससे यहाँ जो गैस आएगी, ये गैस यानी एयर जो आएगी यहाँ, वो हाई प्रेशर पे होगी। तो रेफ्रिजरेशन क्या करता है, इधर से जो गैस हाई प्रेशर पे आ रही है, एंड यू नो दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर भी यहाँ हाई होगा गैस का, तो इस गैस को कूल करना जरूरी है, तो यहाँ रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा रहता है, और ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम उस गैस को उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे लाने का काम करता है, गैस को उसके, ताकि गैस उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे आ जाए, बिलो आ जाए। तो इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे आई और प्रेशर अभी भी हाई है, प्रेशर अभी भी हाई है, और ये हाई प्रेशर से गैस अचानक, यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, वेरी लो, ये जो बड़ा सा टैंक है इसके अंदर लो प्रेशर है, गैस अचानक इसमें आई और अचानक एक्सपेंड हुई, तो क्या होगी यहाँ, कूलिंग है, बहुत ज़्यादा कूलिंग अचानक होगी, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, एयर यहाँ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। बस, कहाँ दिक्कत है, कहीं दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
बहुत आसान सी मेथड है। एसी में भी यही होता है, वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हुई हुई गैस होती है बहुत ठंडी होती है, उसको हमारे नीचे जो इंडोर होते हैं उसमें भेज दिया जाता है, वहाँ वो एयर को ठंडा, उसमें से हवा चल रही होती है और उसमें से हवा ठंडी हो के ऐसे जाली लगी होती है, उसमें पाइप होते हैं, उसमें वो ठंडी गैस चल रही होती है लिक्विड में, और वो बहुत ठंडी होती है। तो उसमें से जब टच होके एयर निकलती है तो हमारे कमरे की एयर ठंडी हो जाती है, उसमें फैन लगा होता है एसी में। ठीक है, तो ये लिक्विड जो गैस होती है वो इधर आती है हमारे एसी के नीचे वाले चैम्बर में। ये कूल होगी, ये हॉट पोर्शन होगा, यहाँ ठंडा करने के लिए जो सिस्टम लगा रहेगा, और यहाँ कूल होगा जो हमारे कमरे को ठंडा करेगा, ऐसा कुछ होता है। अब इसके बाद लैंडीज मेथड के बाद अगली बात करें क्लाउड्स मेथड। क्लाउड्स मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रूव्ड लैंडीज मेथड थी। क्लाउड्स मेथड क्या थी? इम्प्रूव्ड लैंडीज मेथड। बिल्कुल यही है, प्रोसेस भी यही है, सब कुछ यही है, बस उनने यहाँ क्या किया, एक एक्स्ट्रा सिस्टम लगा दिया क्लाउड्स मेथड में। एक्स्ट्रा सिस्टम क्या था? वो एक वर्क सिस्टम था जिससे कि यहाँ से गैस आए और वो गैस यहाँ वर्क कर सके। जब गैस अचानक से एक्सपेंड होती है तो उसमें कुछ एनर्जी भी स्टोर हुई हुई होती है और वो एनर्जी वर्क कर सकती है, और वो एनर्जी अगर वर्क में खर्च हो जाएगी, यहाँ पिस्टन, ये गैस अचानक आएगी, अचानक भागेगी, इधर उधर भागेगी, तो क्या करेगी, इस पिस्टन को पीछे धकेलने में वर्क करेगी, पिस्टन पीछे जाएगा, वर्क होगा, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, वर्क। और वर्क अगर गैस कर देगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी और ठंडी हो जाएगी। यानी यहाँ गैस को वर्क करने का, मैकेनिकल वर्क करने का भी मौका दे दिया गया। क्लाउड्स मेथड ये हो गई, बस उसी में एक मैकेनिकल वर्क की यूनिट लगा दी गई कि ये गैस अचानक से यहाँ एक्सपेंड जब हो तो एक्सपेंशन के टाइम पे गैस वर्क कर सकती है। अचानक से चीज़ फैल रही है, जैसे गुब्बारा है, अचानक से फटता है, एक्सपेंशन होता है गैस का, उसके आसपास कुछ लगा हो, रखा हो, तो वो भी उड़ जाता है। यानी वो वर्क किसने किया, उसी गुब्बारे के अंदर की हवा ने। तो जैसे ये हवा इधर आएगी, इस पिस्टन को पीछे धकेलेगी, पिस्टन पीछे जाएगा तो गैस वर्क करेगी, और गैस वर्क करेगी तो और ज़्यादा कूलिंग पॉसिबल होगी। यानी कि मोर इफेक्टिव क्लाउड्स मेथड है। क्लाउड्स मेथड इज मोर इफेक्टिव देन लैंडीज मेथड फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ gases. This completes your gaseous state. I think कि कुछ टॉपिक्स छूट गए होंगे, तो जो टॉपिक्स छूट गए हैं प्लीज़ बेटा आप लोग सर्च करके मुझे हेल्प करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या टॉपिक्स हमने और कवर करने हैं, मैं वो कवर करूँगा। एक्चुअली इतना ही जो है, अब हम माने कि गैसेस स्टेट पूरी हो गई है, मैं कल नई यूनिट स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन बीच में जो जो टॉपिक छूट गए हैं उसके वीडियो में अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।